नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। आज हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर का दौरा करेंगे, जहां पहले रुद्रपुर में जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और दिशा निर्देश भी देंगे। रुद्रपुर से सीएम 2 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो मेला और बाबा बर्फानी हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान कई विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम तय है। और अब खबर चंपावत से, जहां पर जिला अस्पताल में 6 बेड के आईसीयू को आखिरकार चालू कर दिया गया। स्टाफ की कमी के चलते आईसीयू का संचालन नहीं हो पा रहा था। सीएम के चंपावत दौरे के दौरान भी इस मामले को उठाया गया, जिसके बाद अब डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई है। अब दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। आईसीयू चालू होने के बाद कांग्रेस ने भी इसकी तारीफ की है, सराहना की है। बता दें कि 6 बेड के आईसीयू का शुभारंभ 10 महीने पहले हुआ था, लेकिन ट्रेंड डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होने से ये सफेद हाथी साबित हो रहा था। मेरे शासन को लिखा भी अच्छी शुरुआत यहाँ पे है कि जो पिछले साल हमारा आईसीयू यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, वो अब उन्हें स्टाफ मिल गया है और यहाँ पे आईसीयू संचालित हो गया है और स्टाफ भी मिला है। तो इसके लिए जो है, जो दूरस्थ क्षेत्र के लोग हैं जो इधर उधर रेफर करने पड़ते थे, अब उनको यहीं पर लाभ मिलेगा। हमारा जो वेंटिलेटर्स भी चल रहे हैं और जो मेडिसिन वगैरह इत्यादि के जो है, जितना वो सब कुछ चल रहा है। तो अगर डॉक्टर की बात करें, कितने डॉक्टरों की तैनाती की गई है यहाँ पर अभी? इस समय जो है, अभी हमने 5 डॉक्टर्स की डिमांड की थी, जिसमें से 3 डॉक्टर्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे ऑल वेदर रोड के कार्य में मजदूरों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। यहां ना तो मजदूर मास्क पहन रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन हो पा रहा है। वहीं जब मजदूरों से इस बारे में सवाल किया गया तो वो बहाने बनाने लगे। रोड का काम देख रही कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि मजदूर हमारी सुनते ही नहीं हैं, वो केवल कॉन्ट्रैक्टर की बात मानते हैं। आप लोग यहाँ पे साइड पे काम कर रहे हो, मास्क ही पहन रहे हो? मास्क पहना रहता है, पहना रहता है। अभी पहना? अभी तो काम हो रहा था बस। आपको दिशा निर्देश है किसी तरह के? जी। क्या 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 बोला गया आपको? मास्क पहन के रखो। मास्क पानी पीने गया था ना, पानी पी रहा था ना, ऊपर जाके पानी पीने गया था ना, इसीलिए नहीं। निर्देश दिए गए थे, मास्क पहनना है नहीं पहनना है, तो कुछ दिया गया था? क्या बोला गया? मास्क पहनना चाहिए। फिल्म में कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है, ये हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी कहाँ से सुनेंगे? उनको जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ ट्रीट करता है, उस हिसाब से वो रहते हैं। हम उनको बोलेंगे भी, थोड़ी देर बाद वो रह लेंगे, किनार किनार रह लेंगे, उसके बाद जैसे हम चले जाएंगे, उसके बाद वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। खबर नैनीताल से, जहां पर ग्रामीण इलाकों में कोविड से रोकथाम के लिए ग्राम प्रधानों ने अलग से बजट की मांग की है। अभी तक प्रधान 15वें वित्त के विकास कार्यों के लिए जारी बजट से गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं, तो मास्क और हैंड सैनिटाइजर का वितरण भी उसी पैसे से किया जा रहा है। हालांकि प्रधान ये कह रहे हैं कि जितना पैसा सरकार द्वारा निकालने के लिए कहा गया है, उसमें लेबर कॉस्ट और सामग्री का पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है। देवीधुरा पपड़ी गांव में सैनिटाइजेशन कर रहे प्रधानों से बातचीत की हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट ने। ग्रामीण इलाकों में तेजी से कोरोना फैला है और जो नैनीताल जिले के ग्रामीण इलाके हैं, उनमें कोरोना की जो लहर है वो तेजी से फैली है। और ये देख सकते हैं कि हम पापड़ी गांव में हैं और इस तरह गांव में जाकर जो सैनिटाइजर है वो किया जा रहा है, ताकि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, यहाँ पे जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनको कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। हालांकि दिक्कतें भी काफ़ी आ रही हैं, क्योंकि पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है इन लोगों को। हालांकि प्रधान है हमारे साथ बेलुआ खान के। सर, किस तरह की दिक्कतें हैं ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइज कराने में? ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइज करने को गांव में जो है, एक तो पैदल बहुत चलना पड़ता है, दूसरा मकान बहुत दूर दूर है, तो उन जगहों में जाने के लिए हमें आज लगातार 15 दिन हो गए हम दोबारा आ गए हैं, दोबारा सैनिटाइज कर रहे हैं और इसी ढंग से करते रहते हैं। हिमांशु भाई, खतरा भी है, लेकिन जो सरकार कह रही है कि लगातार हम पैसा दे रहे हैं, क्या उतने पैसे से इस तरह की सुविधाएं गांव वालों को दी जा सकती हैं? जहाँ तक ग्राम सभा में सैनिटाइज करना या अन्य काम करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए मैं समझता हूँ कि रोज़ 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने पीठ में इतना सैनिटाइज करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो सरकार अपना बता रही है कि हम इन संसाधन गाँव में उपलब्ध करा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी इतने बड़े क्षेत्रों में सैनिटाइज कराने के लिए। मनमोहन भाई, आप भी पंचायतों से जुड़े रहे हैं, तो जो गांव तक जो जैसे सैनिटाइज़र हो रहा है, तो कितनी बड़ी परेशानी हो रही है पहुंचने में या फिर चढ़ाई उतरने में? तो कितना खर्चा इसमें आ जा रहा है? गांव में इससे काफ़ी परेशानी तो हो रही है, लोग पैदल जाना पड़ रहा है और जो गांव में आज भौगोलिक स्थिति है, वो काफ़ी घर भी दूर दूर हैं
और फिर भी प्रधान लोग अपने प्रयासों से हर से गांव में छिड़काव करके क्षेत्र को बचा रहे हैं। किस तरह सरकार को और मदद देनी चाहिए? सरकार को इस कोविड मामले में जो हम छिड़काव कर रहे हैं इसके लिए अलग बजट देना चाहिए। हमारे 15-20 तो हमारी जो बजट है उसके 20% निकाल रहे हैं, जिसमें 15-1,000 रुपये हमारी छोटी सी ग्राम सभा देवीधुरा, पॉपुलेशन तो इसमें कम से कम 1200-1300 की है, उस हिसाब से ये होता नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस तरह से सैनिटाइज़र लगातार किया जा रहा है। गांव में मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र भी बांटा जा रहा है, लेकिन जो सुविधाएं प्रधानों को दी जानी चाहिए वो सुविधाएं सरकार की ओर से नहीं दी जा पा रही हैं। और जो बजट है वो भी इतना कम है कि उससे ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर पर आने जाने की जो दिक्कतें हैं या फिर जो जिस तरह से सैनिटाइज़र का जो खर्चा है वो निकालना भी मुश्किल हो रहा है। ज़रूरी होगा कि सरकार इन सवालों को उत्तर खोजे ताकि जो प्रधान हैं वो गांव में कोरोना का बचाव ठीक से कर सकें। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, पापड़ी गांव, नैनीताल। कोविड के कारण लगे कोरोना कर्फ्यू की वजह से धार्मिक, पर्यटन और सामाजिक गतिविधियां बंद हैं। इसका असर फूल के कारोबार पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। धार्मिक गतिविधियां बंद होने से पूरा व्यवसाय चौपट हो गया है। किसानों की खड़ी फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है। डोईवाला की किसान समिति के अध्यक्ष उमेद वोहरा का कहना है कि सरकार ने पॉली हाउस के लिए सब्सिडी देकर युवाओं और किसानों को रोजगार का एक नया जरिया दिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस पर खासा असर पड़ा है। बिल्कुल चौपट हो गया आज की डेट में, क्योंकि शादी ब्याह नहीं हो रहे और फूल की खेती जो कर रहे थे उनका कहीं भी पैदावार की बिक्री नहीं हो रही। सारा कबाड़ में फेंक दिया जा रहा फूल जो भी उत्पादन हो रहा। किसान को लोन लिया हुआ है और लाखों का प्रोजेक्ट लगाकर ये पॉली हाउस बनाए गए हैं। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। पार्टी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के जरिए ज्ञापन भेजेगी। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। यहां पर आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूज्ड ग्लव्स सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिल्ली की एसके एंटरप्राइजेज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बीते रोज डीएम ने चेकिंग के दौरान धारचूला सीएचसी में यूज किए गए ग्लव्स और घटिया दर्जे की सिरिंज पकड़े थे, जिसके बाद डीएम ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इन कुछ पैकेट्स उनके खराब पाए गए हैं, तो उस कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। एसके एंटरप्राइजेस करके कंपनी है दिल्ली बेस्ड, उसे जैम पोर्टल से खरीदारी की गई थी, जो कि सरकारी पोर्टल है। और अब जब उसके खराब पाए गए हैं ग्लव्स, तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बाद निशंक को एम्स में भर्ती करवाया गया था और इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए एक भावुक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरुषि ने कविता शेयर की और बचपन की यादों का जिक्र किया, साथ ही अपने पिता और देश के शिक्षा मंत्री के जल्द ठीक होकर घर आने की कामना की। काशीपुर के एक निजी अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई बेहद डरावनी है और वजह हैरान करने वाली है। काशीपुर में सहोता अस्पताल के बाहर अचानक लाठी डंडों से 3 युवकों की जमकर पिटाई की गई। 2 युवक अपने परिजन के साथ अस्पताल आए थे। किसी बात को लेकर तीमारदारों और अस्पताल प्रबंधन के बीच नोकझोंक शुरू हो गई और तभी अस्पताल मालिक के खूनी गुर्गे बाहर निकल आए और उन्होंने तीमारदारों को जमकर पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से बड़ी ही बेरहमी से लोगों को पीटा गया और पास में ही मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया। अस्पताल के सामने ही खूनी तांडव मचाया गया। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। हम पूछने लगे कि मतलब बाइक किसने ये वो करी, तो सर उन्होंने इतने में हमने उनको फोटो किया, अपना नाम बताओ या फोटो दो, तो सर उन्होंने हमारे भोंकी मारी सिर में। सर बहुत मारा, हमें मेरा हाथ वो कर दिया। खबर मिली तो पुलिस भी पहुंची और मामले को शांत कराया। साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया गया। मारपीट करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में निजी अस्पताल की तरफ से भी पुलिस को शिकायत दी गई। और मेडिकल में डॉक्टर ने जो सीटी स्कैन या और टेस्ट जो एडवाइस किए गए हैं उनको करवाने के उपरांत सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और उसके अनुसार कोई अगर और धारा इसमें बढ़ेगी तो वो भी बढ़ाई जाएगी
और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। अस्पताल में लोग अपने दर्द के इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो निजी अस्पताल ने पहले तो मनमानी की और फिर विरोध करने पर तीमारदारों को ही पीट दिया। अब अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। काशीपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। हरिद्वार में जल्द ही 100 MBBS सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। हरिद्वार से विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि उनके प्रयासों से हो रहा है और सरकार ने 25 करोड़ जारी भी कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस के नेता और हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि 4 बार के विधायक कौशिक से अब तक कुछ नहीं हुआ और नगर निगम के जगजीतपुर में जमीन देने के बाद ही मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ है। बड़ा क्षण में कहूँगा, मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं दिल्ली 50 बार गया, मैंने प्रधानमंत्री जी से मिला, मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला। आपने जो हमने बोला वो तो हमने करके दिखा दिया। मैं तो 20 साल से यहाँ पे बताओ क्या किया उन्होंने। विधायक भी यहीं के, मंत्री भी यहीं के और सरकार भी उनकी थी, तो उन्होंने क्या किया। अब तो हमारे कार्यकाल में हमने निगम से किया, बताओ कौन सी जमीन उन्होंने दी आज तक किसी को। अगर आप डिजिटल पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेटवर्क 18 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। क्या आप डिजिटल पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और लीक से हटकर काम करना चाहते हैं? तो देश के सबसे बड़े मीडिया समूह नेटवर्क 18 का प्रादेशिक न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तराखंड ये मौका आपके लिए लाया है। कुछ चुनिंदा जगहों के लिए हमें डिजिटल वीडियो पत्रकार चाहिए। अगर आप चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून मसूरी सेंटर, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सेंटर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपको मोबाइल से वीडियो बनाना आता हो, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखते हो, खबर के बारे में विजुअली सोचने में सक्षम हैं, लीक से हटकर खबरों के बारे में सोचते हो, तय समय सीमा में प्रभावी और तेज काम करने की क्षमता है, सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर सक्रिय रहते हो, हिंदी के अलावा अंग्रेजी की समझ और स्थानीय बोली का ज्ञान हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन से पहले ध्यान दें, आपकी उम्र 32 साल से कम हो, किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक स्मार्टफोन और लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सभी जरूरी योग्यताएं हैं तो आप www.news18.com/local18 पर तुरंत आवेदन कीजिए। चुने गए युवाओं को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा। 5 जून 2021 को शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। खबर कोटद्वार से, जहां पर दुगड्डा ब्लॉक के सीला गांव में बढ़ते कोविड केस से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। एक बार फिर से गांव के कई लोग बुखार की चपेट में हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग शुरू कर दी है। ग्रामीणों की शिकायत है कि जो प्रवासी आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है, जिससे संक्रमण की आशंका रहती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर कोई संक्रमित होता है तो हमें सूचना मिलती है, फिर हम उसका इलाज करते हैं। और पहले जो सिस्टम था कि होम क्वारंटीन का जैसे स्कूलों में था, अब ऐसा कुछ नहीं है। लोग सीधा आ रहे, अपने घर में आ रहे, किसी को फीवर की प्रॉब्लम भी हो रही तो बता नहीं रहा है। और कोई भी अगर उनको दिक्कत होती है तो हमारे आशा कार्यकर्ता जो हैं और जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हैं उनको उन लोगों के द्वारा सूचित किया जाएगा कि उन्हें कोई परेशानी हो रही है, जो कि आशा कार्यकर्ता हमें बताएंगी। और हमें पता चलने के बाद हम जैसी भी उनकी स्थिति होगी, अगर उनकी स्थिति सीरियस होती है तो हम उन्हें कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाएंगे, नहीं तो उनका इलाज यहीं किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले में पिछले एक सप्ताह से कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अब जिले में 25 कंटेनमेंट जोन में से सिर्फ 9 ही कंटेनमेंट जोन बचे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी अब 500 के करीब पहुंच गई है। वहीं सीएमओ ने कहा है कि गांव-गांव जाकर जांच और टीकाकरण किया जा रहा है। पहले हमारे लगभग 25 कंटेनमेंट जोन थे, अब हमारे 9 तक आ गए हैं और सब जगह स्थिति कंट्रोल में है और सभी स्वस्थ हैं। हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, तो जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएंगे।
उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर पुलिस एक शख्स के लिए देवदूत बनकर पहुंची और उसकी जान बचाई गई। युवक को अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। असल में मोरी के पास देई गांव में एक शख्स मिट्टी के ढेर के नीचे दब गया। जिसकी खबर पुलिस को मिली तो तुरंत उपकरणों के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफ़ी मुशक्कत के बाद मलबे में दबे शख्स को बाहर निकाला गया और तुरंत ही इलाज के लिए उसको नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। घायल अनूप की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आराम से उसे चोट नहीं लगे, बस पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक की जनासू गांव के लोगों को 5 साल बाद भी जमीन का मुआवजा नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने अपनी खेती की जमीन रेलवे लाइन को दे दी थी, लेकिन आज तक मुआवजा मिला नहीं है। मुआवजे पर ग्रामीण प्राधिकरण में केस भी जीत चुके हैं, लेकिन रेल विकास निगम मुआवजा देने को तैयार नहीं है। वहीं रेल विकास निगम ने अब हाईकोर्ट में अपील की है, जिसके बाद मामला फंस गया है। ग्रामीण इसके लिए प्रशासन को भी दोषी मान रहे हैं। वहीं प्रशासन कोर्ट की दुहाई दे रहा है। हम चिल्लाते चिल्लाते भूखे पेट का भी काम होता है। हमारी ज़मीनें ले ली हैं इन्होंने और हमें अभी तक मुआवजा देने को तैयार नहीं है। ये हमारा कहने का मतलब है, काम तभी होगा जब ये हमें पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे, हमारा पैसा देंगे। ये द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में ये भुगतान वगैरह कर दिए जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय की गलती है, तो हमारे लोग क्यों भुगते हैं? प्रकरण में भी इसका निर्णय हो चुका है, लेकिन उसका प्रकरण के उपरांत जो है अपील जो है न्यायालय, उच्च न्यायालय में लंबित है। जब तक अपील निर्णित नहीं हो पाएगी कोई वितरण कार्यवाही हम नहीं कर सकते हैं, और जैसे निर्णय हो जाता है उसी हिसाब से धनराशि का वितरण हम शीघ्रता से कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में 12 दिनों तक सुबह की पूजा सही वक्त पर नहीं हुई और इस बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड के आदेश परंपरा पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए यात्रा से पहले बोर्ड को हर हाल में भंग होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के धाम बद्रीनाथ में 12 दिन की पूजा सुबह सही वक्त पर नहीं हुई। इसी बात ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं और जो पूजा दशकों से सुबह 4:30 बजे शुरू होती है, वो कोविड SOP के नाम पर 19 से 30 मई तक सुबह 7 बजे हुई और जब विवाद बढ़ा तो फिर पुराने समय पर पूजा शुरू कर दी गई। और अब तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि इस बार यात्रा शुरू होने से पहले बोर्ड भंग होना चाहिए। बोर्ड हमारा एकमात्र जो एजेंडा है, एकमात्र मांग जो है हमारी मांग ये है कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड भंग किया जाए, तुरंत भंग कर दिया जाए और पूर्व की स्थिति जो 27 नवंबर 2019 को जो स्थिति थी इनके कैबिनेट में आने से पहले, उसको बहाल किया जाए। देवस्थानम बोर्ड का फैसला नवंबर 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने किया था और तभी से ये विवादों में है। कांग्रेस का कहना है परंपरा से खिलवाड़ बंद होना चाहिए और सरकार को पिछली सरकार का फैसला पलटना चाहिए। वहीं सरकार भी पुनर्विचार की बात कह रही है। मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उनको निरस्त करते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से जो श्राइन बोर्ड का गठन हुआ है, कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री ने बहुत पहले कह चुके हैं कि देवस्थानम बोर्ड पर सरकार पुनर्विचार करेगी, तो पुनर्विचार जब सरकार का होगा तो निर्णय ले लिया जाएगा। साफ है, बद्रीनाथ धाम में सुबह की पूजा में देरी ने तीर्थ पुरोहितों को सवाल उठाने का मौका दे दिया और अब सरकार के सामने चुनौती बोर्ड का भविष्य तय करने की है, क्योंकि कांग्रेस 2022 में सत्ता में वापसी के साथ बोर्ड भंग करने का वादा तीर्थ पुरोहितों से पहले ही कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार वन प्रभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से वन महकमे के लिए सिरदर्द बना कुख्यात वन तस्कर इलियास उर्फ डांगी वन विभाग के हत्थे चढ़ गया है। इलियास पर हरिद्वार वन प्रभाग और राजाजी नेशनल पार्क में वन तस्करी के 130 मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पहुंची हरिद्वार रेंज की टीम ने बहादुराबाद इलाके से कुख्यात तस्कर इलियास को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इलियास के साथ मौजूद अन्य 4 वन तस्कर मौके से फरार हो गए। ये सभी वन तस्कर सागौन के पेड़ों को काटने के लिए इकट्ठा हुए थे। हरिद्वार प्रभाग की टीम ने इलियास को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जो मुजरिम पकड़ा हुआ था, अभी इसको जुडिशियल कस्टडी में लेके जा रहे हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।